नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेटवर्क और मैं हूं संदीप कुमार। आज हम जनपद चंदौली के ग्राम सभा कुड़रिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगठन के पदाधिकारियों एवं युवा साथियों से मिले हैं। आइए मिशन 2022 के जो चुनाव है और जो भारत न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम मिशन 2022 जनता की आवाज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना एवं उनका प्रतिनिधित्व क्या है और इस पर आपके क्या विचार है। सबसे पहले सर आपका नाम। मेरा नाम अमित कुमार है। देखिए इनकी गलत ये सब राजनीति फैला रहे हैं। एससी ओबीसी भड़काने का काम चल रहा है और कुछ देंगे होंगे नहीं, ये सब चूतिया बनाए रहे। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगारों कहते हैं पकौड़ी बनाओ तलो। मीडिया कर्मी भाई जानते सभी लोग, आए दिन आ रहा है। और रोजगार, इनकी मानसिकता रोजगार नहीं देने की। हमें वही पुराने स्थिति में लाना चाहते हैं। जो 50 साल पहले हम लोग थे, झाड़ू पोछा वाला जो लगा हुआ था सिस्टम, उसी में लाना चाहते हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री कह रहा है कि युवाओं पकौड़ी तलिए, ये शर्म की बात है। जिस प्रधानमंत्री ने वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और उसी के मुद्दे को लेकर के इन्होंने सत्ता में आए और सत्ता में बने, लेकिन आज रोजगार की जो हालत है आप सभी लोग जानते हैं। इस पर सर देखिए, जब उनकी चुनावी रैलियाँ थी तो घोषणा हम युवाओं के लिए नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी बोलना बोले थे वो। लेकिन जैसे ही उनको उस स्थान पर पहुँचाया गया तो सारे चीज़ों को भूल गए। वो जातिवाद को फैला रहे हैं। एससी ओबीसी को उनको बढ़ने का मौका कहीं से नहीं दे रहे। हम तो यही चाहेंगे सभी युवा साथी जो हैं युवा साथी मिले, फिर एक नया विचारधारा बनाकर नई पार्टी हम लोग मजबूत पहुंचाए, दिल्ली चाहे यूपी में चाहे जहाँ भी। जैसे कि इसमें लोगों ने बताया कि 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करने की बातें आई और नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने विरोध किया कि ये गलत है। इस पर आपके क्या विचार है? जी देखिए, नई शिक्षा में तो अभी देखा जाए तो आरक्षण की बात चल रही थी, जिसमें कि सोशल मीडिया से सूचना ये मिला कि अब आरक्षण लगभग हटा दिया जाए तो अच्छा है, और बाकी जो जनरल वाले हैं इनको 10% और मिल गया। तो बताया जो हमारा है तो हमारा दो ना भैया, हमारा जो हक है हम अपने हक मांग रहे हैं, ना कि तुमसे तुम्हारे 15% में से मांग रहे हैं। जो हमारा 85% है आप वही हमें दीजिए, हमें अपना मत दीजिए। और ऊपर से हमारा कम भी कर रहे हैं, आप अपने में प्लस कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव तो आपके आने वाले समय में 2022 में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और पड़ना चुनाव पड़ेगा, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि ये इसके पहले नौकरी दे रहे थे। आत्मनिर्भर का भी प्रचार भी कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। भैया आत्मनिर्भर कैसे बने? सब पढ़ लिख के भी, यहाँ तक कि जिसकी नौकरी भी लगी थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में, वहाँ से भी भगा दिया गया। लॉकडाउन में भैया लॉकडाउन लग गया, कंपनी नहीं चलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, आप चले जाओ घर। तो पता है कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे बनेगा भैया? वही उनका हाल है कि चलो भैया हम फकीर है, झोला लेके निकल पड़े। तब स्टूडेंट भी वही करे ना कि हम फकीर है, झोला लेके निकल पड़े। जैसा कि सर 2014 में जब ये सरकार आई तो जब चुनाव प्रचार में थी तो बहुत बड़े बड़े वादे करती थी कि हम इतने करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इतने करोड़ युवाओं का बढ़िया से उनका रोजगार, खुद का रोजगार बना देंगे, बहुत कुछ करेंगे। और हालत ये हुई है कि आज रोजगार की, बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जिसमें बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी ये भारत का बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है कि बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है, विकास के मामले में विकास कर रहा है। वो कहाँ है विकास, दिखाया जाए। जैसा कि हर एक भर्तियाँ क्लियर होने से पहले कोर्ट में जाती अभी देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अभी इन्होंने 2-2.5 साल झेलने के बाद आती भी है तो वही फॉर्मेलिटी पूरा। अभी मैं बता 2022 का चुनाव है ना, अभी देखिए CISF, BSF, SSC, कांस्टेबल की बहुत सी भर्तियाँ हैं जो कि अभी 31 तारीख तक लास्ट डेट है। देखिए मैं ऑनलाइन नेटवर्किंग का भी काम करता हूँ बैंक मित्र के साथ साथ, तो इसमें सारी भर्तियाँ की सूचना मिलता रहता है। देखिए अभी भर्ती हो गई ना, कितने बच्चे अप्लाई करेंगे एक ही पद के लिए, ये तो पैसा जा ही रहा। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ये उस स्थान पर बैठेंगे वैसे भूल जाते हैं कि क्या करते हैं, वो डाल चली जाती है भर्ती कोर्ट में। और कोर्ट में जाए भैया कई दिन तक झूले रहे। अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए SSC ग्रुप D की जो निकली थी 58,000 भर्ती, अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर ये चुनाव के ही समय क्यों निकाला जाता है? इसके पहले भी तो आ सकता है। 5 साल कहाँ थे?
5 साल भैया 5 साल भैया कहाँ थे? आप जब बैठे हो ना, जब 5 साल तक ये बैठे थे तो इनका कोई विचार नहीं था। इनको मतलब भलती याद है बेरोजगारों की, मतलब दुख पीड़ा उनको याद आ गया, ये चूतिया बना रहे। लेकिन अब की बार जनता मिलकर इनका ऐसा मतलब जान चुकी है, और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मतदान करें तो ऐसे व्यक्ति को करें। देखिए, मैं किसी पार्टी लेवल से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनता के हित में बात कर रहा हूँ। तो उनको ऐसे लोग को चुने वहाँ पर कि जो जनता को सुने और जनता के हित में रहे। और एक चीज़ है, जब जनता की आप सुनेंगे तो आपको कोई प्रचार प्रसार बोर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा गया था ना, जब कोई काम अच्छा होता है तो आदमी वहाँ खोजते खोजते पहुँच जाता है। ईवीएम जो मामला था 2017 में जब चुनाव हुआ था तो कुछ पार्टियों ने ये ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोग जीत रहे हैं, और आने वाले समय में और ये संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव में भी इस तरह की क्रिया की जा सकती है। इस पर सर हम एकदम बिल्कुल कहेंगे कि अभी सभी सरकार से जितने पार्टियां हैं लगभग उनसे यही अनुरोध है कि जो चुनाव किया जाएगा 2022 में, जिस तरीके से ग्राम पंचायत से होता है उस तरीके से बैलेट पेपर के द्वारा हो तो बहुत बेटर रहेगा। इसमें सबकी औकात देखी जाएगी, तो कौन कितने पानी में, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी हो। और जैसा कि देखा जाता है कि जो पंचायती स्तर का चुनाव होता है जिसमें बैलेट पेपर का प्रयोग होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की या फिर उनसे जुड़े जो संगठन होते हैं या उनसे जो जुड़े पार्टी होती है उनकी सीटें बहुत कम निकलती हैं। और जो ये संगठन है जिसमें बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या इनसे जो संबंधित जो भी लोग होते हैं उनकी सीटें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिस पर जनता स्वयं बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करती है। लेकिन ईवीएम से जब चुनाव होता है विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ईवीएम का चुनाव और बैलेट पेपर का चुनाव आने वाले समय में क्या ऐसा मामला बन सकता है कि ईवीएम से हटा करके बैलेट पेपर बनाया जा सके? देखिए, ये ईवीएम अब मोबाइल होगा, आजकल कोई किसी का हैंग कर रहा है, वो भी एक मशीन है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा संतुष्टि रहेगी, हमने सही जगह मत दिया। तो ये बैलेट पेपर से आपको विश्वास है कि चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और हर पार्टी को मतलब आना चाहिए आगे। इसके कोई भी पार्टी हो, बैलेट पेपर सबके लिए होना चाहिए, चाहे पार्टी बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज में उत्पीड़न के जो मामले आ रहे हैं, शोषण के मामले आ रहे हैं, आपके आजमगढ़ में, कानपुर में, अन्य जगहों में जाइए ना, अभी हमारे खगवाल में चले जाइए, हमारा जो पोस्ट खगवाल ये देखें पोस्टर लगा है, तो वहीं पर चले जाइए। उत्पीड़न तो बहुत ज़्यादा में हम देखा होगा, जो एससीओ का घर फूका गया, उनके मारा गया और फिर उल्टा उन पर ही केस मतलब लाद दिया गया। तो इस तरह के जो मामले हैं ये चुनाव में कहाँ तक प्रभाव करें? एक चीज़ बता दें, पब्लिक हमारी जाग चुकी है, लेकिन इसमें कुछ जैसे कहा गया है ना, रामायण कभी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या कि उसका जो रावण का जो प्राण था नाभि में था, तो इसका भी प्राण उसी में है, ईवीएम में जी। अब पब्लिक एकजुट हो के भी कर क्या सकती है जब आप मतलब वही काम अपनाएंगे, तो वो तो जान रही कि हम सही वोट, हमारा वोटिंग सही जा रहा है। अब उसको कैसे संतुष्टि दिलाएंगे कि नहीं वोटिंग सही है? बहुत करेंगे, आप वहाँ पे एक डिस्प्ले भी दिखा देंगे आपका वोट पड़ चुका। हो सकता है जिससे मोबाइल हैक होता है, सिस्टम हैक हो सकता है, वो भी हो जाए। आपको क्या लगता है कि अगर ईवीएम के साथ साथ अगर बैलेट पेपर का भी गणना किया जाए, जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से, तो चुनाव कहाँ तक प्रभाव करेगा? उनको खेल फेंकेगा, पर जमीन से मतलब कबाड़ के फेंक देगा उनको, मतलब पूरा का पूरा परिवर्तन होने की संभावनाएं बनी होगा। अब की बार हो सकता है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा साथियों का कहना है कि हम लगातार कोई भी पार्टी को वोट देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ईवीएम के खेल से वो लोग अपने को जीतते हैं। यदि ईवीएम के साथ साथ जो वीवीपैट के पर्ची होते हैं अगर उनका भी गणना किया जाए तो बेटर रहेगा, बहुत बेटर। ये सभी के लिए है, ना कि किसी एक पार्टी के लिए है। अगर काउंट किया है तो सभी के लिए, कभी भाजपा के लिए भी जरूरत पड़ सकती है, सपा के लिए भी हो सकती है, और बहुत बसपा के लिए भी पड़ सकती है, कांग्रेस के लिए भी सही है। ये सब के लिए है, ना कि कोई व्यक्तिगत पार्टी हो। अभी जो कंपनियों का निजीकरण हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें रेलवे को भी लोगों ने बेचने का काम किया, कई एयरपोर्ट बेचने का काम किया, और बहुत सारे कंपनियों को बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दे रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, ये मतलब उनकी मानसिकता एकदम मतलब एससी ओबीसी के प्रति एकदम गलत बनी हुई है। उनको जो हम मतलब रोजगार नहीं देना चाहते हैं, बस सीधा सीधा सुन लीजिए। हाँ, बस
इसमें जैसे कि बताया जा रहा है, किसी साथी का हमने स्पीच देखा था, वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकारी कंपनियों में लोगों को 20,000, 25,000, 50,000 मिलता है, प्राइवेट करने के बाद उनको डायरेक्ट 25,000, 20,000, 15,000 किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, ये तो एक लुभावना है ताकि कोई पब्लिक इस पर ध्यान ना दे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यदि गवर्नमेंट में देखा जाए तो गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है भैया? समाज के सेवा के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए ना। आप सारा चीज़ प्राइवेट कर दो तो खुद तुम मुँह पर छोड़ दो सीट, आ जाओ प्राइवेट, मतलब आम नागरिक में क्या ज़रूरत है फिर किसी सरकारी दफ्तर का? मतलब आपका ये कहना है कि जिन नेताओं द्वारा जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया जाता है जिस विभाग का, अगर वो प्राइवेट हो जाए वो भी प्राइवेट हो तो जाए, वो भी प्राइवेट हो जाए, या फिर उनका मंत्री बनने का अर्थ क्या है? कोई मतलब नहीं है ना। फिर वो भी आ जाए एकदम आम नागरिक की तरह, वही प्राइवेट में सेक्टर में आ जाए। सोए हुए लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे युवा साथी जगने के बाद वो अपनी चेतना को जगाए और समाज के लिए निरंतर आगे बढ़े। बने रहिए भारत न्यूज़ नेटवर्क के साथ। संदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।